हाय फ्रेंड्स, आज हम आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करें तो विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियां, उनका जनादेश, इनके संबंध में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। टॉपिक रहेगा विभिन्न प्रकार के सुरक्षा बल, उनकी एजेंसियां और उनका जनादेश। तो भारत संघ के विभिन्न सशस्त्र बलों के अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं उनके क्या अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं और उनका संचालन हमारे अलग अलग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, उनका संचालन भी हमारे अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। भारत में अधिकांश जो भारी सुरक्षा खतरे हैं उनका प्रबंधन हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की सहायता से किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, भारत में भारी सुरक्षा जितने भी खतरे होते हैं, बाहरी सुरक्षा से संबंधित जितने भी खतरे होते हैं, उनका प्रबंधन किस किस के द्वारा किया जाता है। एक तो हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा और एक हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो दो मंत्रालय मुख्य रूप से काम करते हैं। बात करें सीमावर्ती क्षेत्र में, जो भारत की सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो इनमें अधिकांश आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और उनके प्रबंधन का कार्य रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के द्वारा किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, सीमावर्ती क्षेत्र जितने भी हमारे, चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन हो, भारत नेपाल हो या भारत भूटान हो, इनकी बात करें तो इसमें हमारे उनका प्रबंधन और सुरक्षा चुनौतियां, इन सब का कार्य रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दोनों के द्वारा किया जाता है। विद्रोह, अलगाववाद, दंगे जैसे हमारे आंतरिक सुरक्षा खतरे हैं, उनसे निपटना गृह मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चाहे देश के अंदर विद्रोह हो, अलगाववाद हो या फिर दंगे हो, इस तरह के जो हमारे आंतरिक सुरक्षा खतरे होते हैं, इनसे निपटने का काम कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। आप इसे याद रखेंगे, कौन करता है? रक्षा मंत्रालय नहीं, बल्कि कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। अब हम देखेंगे भारत में विभिन्न खतरों से निपटने वाले कौन कौन से सुरक्षा बल है। क्या भारत में विभिन्न खतरों से निपटने वाले कौन कौन से सुरक्षा बल है? तो उनको हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहले होते हैं हमारे भारतीय सशस्त्र बल। क्या पहले कौन होते हैं? हमारे भारतीय सशस्त्र बल। दूसरे होते हैं भारत के अर्धसैनिक बल और तीसरे होते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिन्हें सीएपीएफ कहते हैं। तो तीनों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहले आते हैं हमारे कौन? सशस्त्र बल, जिन्हें रक्षा बल या सैन्य बल भी कहते हैं, आर्म फोर्सेस भी कहते हैं। आमतौर पे देखें तो भारत के रक्षा बलों का मतलब क्या होता है कि भारत के जो रक्षा बल है, इस शब्द का तात्पर्य उन बलों से है जिन्हें के बाहरी खतरों से देश की रक्षा करने का दायित्व सौंपा जाता है। जैसे हमारे बाहरी खतरे, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, तो इस तरह जो बाहरी खतरे होते हैं उनसे देश की रक्षा करने का भार या दायित्व किसे सौंपा जाता है? भारत के रक्षा बलों को। आप इसे याद रखेंगे। भारत सरकार भारत सरकार क्या? भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। कौन? भारत सरकार। वह अंदर की तो करनी ही करनी है, लेकिन बाहर के जो बाहरी खतरे हैं उनसे भी रक्षा करनी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमान किसके पास रहती है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। आप इसे याद रखें। जो हमारे आर्म फोर्स है, इनका जो हेड कौन है, सर्वोच्च हेड कौन होगा? हमारे राष्ट्रपति होगा। तो सर्वोच्च कमान हमारे राष्ट्रपति के पास निहित है। राष्ट्रीय रक्षा की जिम्मेदारी हमारी किसकी होती है? मंत्रिमंडल पर होती है। राष्ट्रीय रक्षा की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है कि जब युद्ध करना है और कब युद्ध नहीं करना, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी किसकी? मंत्रिमंडल पे होती है। और ये जिम्मेदारी में रक्षा मंत्रालय के माध्यम से निभाई जाती है। किसके माध्यम से? रक्षा मंत्रालय के माध्यम से निभाई जाती है। जो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी, जो हमारे सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नीतिगत ढांचा और संसाधन प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय क्या करता है? दो चीजें करता है, एक तो नीतिगत ढांचा और दूसरा संसाधन। दोनों की दोनों चीजें प्रदान करता है। संसाधन मतलब जो हमारे बम, गोला बारूद, बंदूकें हैं, ये हमारे संसाधन होते हैं। और नीतिगत ढांचा मतलब जैसे हमारे रोड है या फिर हमारे जो पुल है या फिर इस तरह की चीजें होती है, ये हमारे नीतिगत ढांचे के अंतर्गत आती है कि कौन हमारे हेड है या उनका संरचना है, नियुक्ति है, तो ये हमारी नीतिगत संरचना या ढांचा के अंतर्गत आती है। और संसाधन में हमारे वो चीजें जिनसे युद्ध लड़े जाते हैं, उनको हमारे संसाधनों में गिना जाता है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी किसकी होती है? रक्षा मंत्रालय की होती है। बात करें हमारे भारतीय सशस्त्र बलों की, तो इसमें तीन विभाग शामिल किए जाते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में कितने? तीन विभाग शामिल किए जाते हैं। एक तो हमारी भारतीय थल सेना, दूसरी होती है हमारी भारतीय नौसेना और तीसरी होती है हमारी भारतीय वायुसेना। तो तीन सेना, जिन्हें ट्रायड भी कहते हैं। तो इसमें भारतीय सशस्त्र बलों में तीन विभाग या तीन सेनाएं शामिल की जाती है। सबसे पहले देखेंगे भारतीय सेना। भारतीय सेना मतलब भारतीय थल सेना की बात कर रहे हैं। भारतीय सेना ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सक्रिय हुई थी। आप इसे याद रखेंगे, भारत के पास पहले अपनी कोई सेना नहीं हुआ करती थी। पहले ब्रिटिश सेना ही भारत की रक्षा किया करती थी आजादी से पहले। लेकिन आजादी के बाद भारत को अपनी सेना बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए उपनिवेशवाद से जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, तब से भारत ने अपनी खुद की सेना बना ली, जो थी हमारी भारतीय सेना।
भारतीय सेना की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हमारे नई दिल्ली के अंदर। आप इसे याद रखेंगे, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? हमारे नई दिल्ली में। और यह सेना क्या है? प्रमुख के अधीन काम करती है। ये हमारी क्या है? ये सेना प्रमुख के अधीन काम करती है, जिसे चीफ ऑफ आर्म स्टाफ कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। ये हमारे क्या सेना प्रमुख के अधीन काम करते हैं, जिसे COAS कहते हैं। जो हमारे समग्र रूप से कमान, नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कौन हमारे? COAS है। ये हमारे क्या समग्र रूप से कमान, मतलब कौन से डिसीजन लेने, कौन से डिसीजन नहीं लेने, कंट्रोल करना और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कौन? हमारे सेना प्रमुख, जैसे COAS। तो हमने देख लिया इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है, जो हमारे क्या है समग्र रूप से कमान, नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। आप ये सोचते होंगे मैं एक ही लाइन को बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। बात करें सेना की, तो सेना को 6 ऑपरेशनल कमांड, जो हमारी फील्ड आर्मी है, और एक ट्रेनिंग कमांड में विभाजित किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारी थल सेना होती है, तो थल सेना को कितने? 6 तो हमारा ऑपरेशनल कमांड है, जिसे हम कहते हैं फील्ड आर्मी, और एक ट्रेनिंग कमांड है, उसमें विभाजित किया गया है, जिसमें अंतर्गत हमारी सेना ट्रेनिंग लेती है। जिनमें क्या है? जिनमें से प्रत्येक लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन है। मतलब जितने भी हमारे ऑपरेशनल कमांड है या फिर ट्रेनिंग कमांड हो, ये सब के सब क्या है? किसके अधीन काम करते हैं? ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन काम करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल इनका हेड होता है। बात करें लेफ्टिनेंट जनरल की, तो जिसका दर्जा सेना के वॉइस ऑफ चीफ स्टाफ या वॉइस ऑफ चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसके बराबर होता है। आप इसे याद रखेंगे। तो इसका दर्जा किसके बराबर होता है? लेफ्टिनेंट जनरल का। तो हमारे सेना के वॉइस चीफ ऑफ स्टाफ इसके बराबर इनका दर्जा होता है। और क्या है? वे नई दिल्ली स्थित जो हमारे सेना मुख्यालय है, उसके नियंत्रण में काम करते हैं। जो हमारे नई दिल्ली में सेना मुख्यालय, उसके अधीन काम करते हैं। तो भारतीय सेना के बारे में देख लिया हमने। अब इसका जनादेश या मैंडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका मैंडेट या जनादेश की बात करें, भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी युद्ध के संपूर्ण दायरे में क्या? युद्ध के संपूर्ण दायरे में बाहरी और जो हमारे आंतरिक खतरे हैं, दोनों से देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें युद्ध के बात करेंगे तो युद्ध के संपूर्ण दायरे में चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, दोनों खतरों से देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध कौन? हमारी इंडियन आर्मी। भारतीय सेना विभिन्न अभियान, जैसे हमारा ऑपरेशन सूर्य होप, जो हमारे उत्तराखंड बाढ़ के अंदर आया था। कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आ गई थी, तो वो हमारी सेना ने, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सूर्य होप किया था। ऑपरेशन मेघरात 2014 के अंदर जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, तो इनके माध्यम से आपदा स्थितियों के लिए भी सहायता प्रदान करती है। ऐसा नहीं केवल ये दुश्मनों के लिए या बाहरी या आंतरिक खतरों के लिए करती है। तो ये हमारे आंतरिक खतरों के अंतर्गत जो हमारे क्या आपातकालीन जो स्थितियां होती है, आपात स्थितियां, उसमें भी हमारी सहायता करती है। जैसे हमारे ऑपरेशन सूर्य होप के अंदर किया गया था, जब हमारे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, और 2014 में जब हमारे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, तब हमारे ऑपरेशन मेघरात किया गया था। तो ये हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। भारत सरकार क्या विभिन्न देशों में क्या भारत सरकार विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र की जो शांति स्थापना अभियान है, क्या संयुक्त राष्ट्र के जो शांति स्थापना अभियान है, उनके लिए अपने सैन्य कर्मियों का योगदान भी करती है। भारत की सेना के, आर्मी फोर्स की सेना के कुछ जवान हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान होते हैं, कई बार क्या है अफ्रीका के अंदर कई इंसर्जेंसियां लगी रहती है, तो वहां पे क्या है जो पूरी दुनिया से क्या है आर्म फोर्सेस जाती है, जिसमें भारत भी सबसे बड़ा योगदान करता है। आप इसे याद रखें, भारत, बांग्लादेश, चीन, यहाँ से काफी ज्यादा हमारे आर्म फोर्स के जवान जाते हैं उन शांति स्थापना अभियानों के अंदर। ये तो हमने भारतीय थल सेना की बात की। अब देखेंगे भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना की एक आधिकारिक स्थापना क्या? भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हो गई थी, और 1 अप्रैल 1954 को वायुसेना के संस्थापक सदस्यों में से एक एयर मार्शल जो हमारे सुब्रतो मुखर्जी थे, उन्होंने पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में पद संभाला था। ये हमारे आजादी के बाद की बात है। तो आपने देख लिया, इसकी आधिकारिक स्थापना तुम्हारा 8 अक्टूबर 1932 को हो गई थी भारतीय वायुसेना की, और 1 अप्रैल 1954 को वायुसेना के संस्थापक थे कौन है? जितने भी थे उनमें से एक, या वायुसेना के संस्थापकों में से एक एयर मार्शल जो हमारे सुब्रतो मुखर्जी है। क्या एयर मार्शल हमारे कौन है? सुब्रतो मुखर्जी ने पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख, क्या पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप से पद संभाला किसने? सुब्रतो मुखर्जी ने। बात करें समय बीतने के साथ भारतीय वायुसेना ने, क्या समय बीतने के साथ भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों और उपकरणों का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया, बड़े पैमाने पर क्या हमारे अपग्रेडेशन किया गया है। और इसी प्रक्रिया के तहत क्या है, इसने 20 से अधिक नए प्रकार के विमानों को शामिल किया अपनी सेना के अंदर। जो वायुसेना है, तो वायुसेना में 20 से ज्यादा प्रकार के हमारे विमान है। 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हमारे भारतीय वायुसेना की संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला था, जब महिलाओं को हमारे अल्पकालिक जो कमीशन है, क्या महिलाओं को अल्पकालिक कमीशन के लिए वायुसेना में शामिल किया गया था। किसको? महिलाओं को।
और ये पहले नहीं होता था, महिलाएँ हमारी वायुसेना में नॉर्मली शामिल नहीं होती थी। लेकिन हमारे 20वीं सदी के अंतिम दशक में हमारे 1990 के बाद से क्या है, महिलाओं को नौस भारतीय वायुसेना में काफ़ी ज़्यादा भर्ती किया गया है। इतिहास रचते हुए 2016 में पहली बार 3 महिला पायलट कौन-कौन सी? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, इन तीनों को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 3 महिला पायलट है, उनको भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू स्क्वाड्रन है, उसमें शामिल किया गया था। पहले 1-2 को तो शामिल करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 को एक साथ कर लिया। हम भारतीय वायुसेना का जनादेश की बात करें, तो इसी प्रकार भारतीय वायुसेना का उद्देश्य हमारे राष्ट्र की रक्षा में अंतरिक्षीय जो शक्ति है, मतलब आकाश की शक्ति है, इसका प्रयोग करके शत्रु को पराजित करना है। वायुसेना की बात करें तो वायुसेना का उद्देश्य क्या है? हमारे राष्ट्र की रक्षा तो करनी ही करनी है, तो राष्ट्र की रक्षा करने में अंतरिक्षीय जो शक्ति है, आकाश से जो शक्ति है, उसका प्रयोग करके शत्रु को पराजित करना है। संघ युद्ध पुस्तिका के अनुसार देखिए, संघ युद्ध पुस्तिका मतलब जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वॉर पुस्तिका है, संघ युद्ध पुस्तिका, उसके अनुसार देखिए तो भारतीय वायुसेना को भारतीय हवाई क्षेत्र की हवाई रक्षा के लिए एकमात्र उत्तरदायी संस्था घोषित किया गया है कि मतलब भारतीय हवाई क्षेत्र है, क्या भारतीय हवाई क्षेत्र है, उसमें भारत का जो हवाई क्षेत्र है, उसकी रक्षा करने का एकमात्र जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व किसको दिया गया है? हमारी भारतीय वायुसेना को। आप इसे याद रखेंगे। और ये साफ-साफ लिखा गया है किसमें? केंद्र सरकार की युद्ध पुस्तिका में साफ-साफ लिखा गया है। वायु रक्षा उपकरण सेना और नौसेना को भी ये उपलब्ध कराई गई। बात करें तो वायु रक्षा उपकरण सेना और नौसेना उनको भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में क्या निर्बाध एकीकरण और सूचनाओं का सुचारू प्रवाह एक अपरिहार्य आवश्यकता। आप इसे याद रखेंगे कि वायुसेना उपकरण क्या है? हमारे सेना और नौसेना, मतलब सेना का मतलब होता है थल सेना और नौसेना, इनको भी उपकरण कराए जा रहे हैं। ऐसे में क्या निर्बाध एकीकरण और सूचनाओं का सुचारू प्रवाह, मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे हवाई जो मतलब वायुसेना है, यही हवा के अंदर जो टारगेट्स आते हैं या दुश्मन के विमान आते हैं, उनको खत्म करेंगे। लेकिन बहुत सारे गैजेट्स हैं जो हमारे क्या थल सेना को और जल सेना को, इनको भी दिया गया है। अब बस तीनों क्या कोऑर्डिनेट रूप में काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करेंगे भारतीय नौसेना। भाई इसको तो मतलब आपने समझ ही लिया होगा, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि थल सेना वायुसेना से नहीं लड़ेगी। वायुसेना मतलब दूसरे देश की वायुसेना से नहीं लड़ेगी, थल सेना भी लड़ेगी, हमारी वायुसेना भी लड़ेगी और जल सेना भी लड़ेगी। आप इसे याद रखेंगे। तो वायुसेना को तो दिया ही दिया गया है मैंडेट, आप इसे याद रखेंगे। लेकिन थल सेना और जो हमारी जल सेना है, उनके पास भी इनके उपकरण होते हैं। अब बात करेंगे भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना, आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव हमारी 17वीं शताब्दी में रख दी गई थी, जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समुद्री बल की स्थापना की थी। कब? 17वीं शताब्दी में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब एक समुद्री बल की स्थापना की थी, तब से हमारे क्या है, भारतीय नौसेना की नींव रख दी गई थी, जो समय के साथ विकसित होकर 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना तक पहुंच गई थी। कब? 1934 में हमारी किसकी स्थापना हुई? रॉयल इंडिया नेवी की। रॉयल मतलब जो हमारे राजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उस समय आजाद नहीं हुए थे। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीनों हमारी सेनाएं थी, तीनों का मुख्यालय कहाँ है? हमारे नई दिल्ली में। और ये हमारे नौसेना प्रमुख मतलब एक एडमिरल के अधीन काम करती है। भारतीय नौसेना क्या है? एडमिरल के अधीन काम करती है, बात ध्यान रखना, और उसे हम नौसेना प्रमुख कहते हैं। भारतीय सेना को 3 क्षेत्रीय कमानों के अंतर्गत तैनात किया गया। कितनी? 3 क्षेत्रीय कमानों के तहत तैनात किया जाता है। किसको? भारतीय नौसेना को। जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक ध्वज अधिकारी करता है। कौन? एक ध्वज अधिकारी या फ्लैग ऑफिसर करता है। आप इसे याद रखेंगे। 3 हमारे क्षेत्रीय कमान है। टोटल कितनी? 3 हमारे क्षेत्रीय कमान है नौसेना के अंदर, और प्रत्येक का नेतृत्व कौन करता है? एक ध्वज अधिकारी या फ्लैग ऑफिसर करता है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय, 3 बात कर रहे हैं, तो पहला एक तो हमारे कौन सा? पश्चिमी नौसेना, एक हमारी दक्षिणी नौसेना और एक हमारी कौन सी? पूर्वी नौसेना। 3 नौसेना कमान है। तो पश्चिमी नौसेना सेना कमान का मुख्यालय अरब सागर में स्थित जो बॉम्बे है, वहां पे, आप इसे याद रखेंगे। पश्चिमी वाले का तो बॉम्बे है। दक्षिणी नौसेना का कमान का मुख्यालय अरब सागर में स्थित है, केरल का कोच्चि, आप इसे याद रखेंगे। और पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय हमारे बंगाली खाड़ी पर स्थित आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। तो हमारे मुख्यालय 3 है। 3 मुख्यालय की बात करें कौन कौन से हैं? एक तो हमारे क्या बॉम्बे है, आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे पश्चिमी नौसेना का है, दक्षिणी नौसेना का हमारा कोच्चि या कोचीन है, हमारे केरल में। और पूर्वी नौसेना का हमारा क्या है? विशाखापट्टनम है, जो कहाँ पड़ता है? हमारे आंध्र प्रदेश में। तो 3 क्षेत्रीय कमान है, और तीनों के तीनों कमान क्या है? हमारे एक एक जो ध्वज अधिकारी है उसके अंडर काम करते हैं। तीनों के मुख्यालय की बात करें तो पश्चिमी वाले का बॉम्बे में है, दक्षिण वाले का कोचीन में है, और हमारे पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ? हमारे विशाखापट्टनम में है। बात करें इनके जनादेश की, जनादेश की बात करें
तो भारतीय नौसेना उन सभी प्रकार के अभियानों के लिए जिम्मेदार है जिसमें हमारे राष्ट्र की नौसेना बल शामिल हो सकती है। मतलब ऐसे-ऐसे अभियान जिसमें हमारी नौसेना की जरूरत पड़ती है, उन सब में हमारी नौसेना शामिल होती है। और ये दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ये यहीं तक ही सीमित है। ये हमारे और भी सारे अभियान हैं जिनमें काम करती है। जिनमें एक तरफ उच्च तीव्रता वाले युद्ध से लेके दूसरी तरफ मानवीय सहायता हो या आपदा राहत हो, सबके अंदर काम करती है कौन? भारतीय नौसेना। बात करें इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समुद्री खतरों से भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है और नागरिकों की अपतटीय जो संपत्तियां हैं, इनकी सुरक्षा करना भी होता है। मतलब जो कई बार हमारे बॉम्बे हाई जो तेल वाला ये क्षेत्र है, या हमारे हमारे जो व्यापारिक जहाज होते हैं, इनकी सुरक्षा करना भी हमारे जो भारतीय नौसेना का कार्य होता है। अब हम बात करेंगे अर्धसैनिक बलों की। तीनों के बारे में तो बात कर ली, स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम करेंगे पैरामिलिट्री फोर्स की, अर्धसैनिक बलों की बात करें। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस शब्द का औपचारिक रूप से प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता, आप इसे याद रखेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस शब्द का क्या कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। अनौपचारिक रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेस से मतलब उन 3 संगठनों से, क्या इससे मतलब क्या होता है? 3 संगठन है इसके अंदर, कौन-कौन से? जो भारतीय सशस्त्र बलों के बहुत नकी या निकटता से सहायता करते हैं। जो क्या कहते हैं? भारतीय सशस्त्र बल आर्मी फोर्स है, उनकी बहुत निकटता से सहायता करते हैं और जिनका नेतृत्व क्या भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के अधिकारी करते हैं। आप इसे याद रखेंगे, थल सेना और नौसेना के अधिकारी इनका नेतृत्व करते हैं। इससे पहले हमारे अर्धसैनिक बलों का शब्द का प्रयोग 8 बलों के लिए किया जाता था। इससे पहले अर्धसैनिक बलों शब्द का प्रयोग क्या हमारे 8 बलों के लिए किया जाता, जिसमें हमारे आसाम राइफल्स, भारतीय तटरक्षक बल, विशेष सीमा बल, सीआरपीएफ, हमारे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, इस तरह हमारे 8 सुरक्षा बल थे। उनके लिए हमारे अर्धसैनिक बलों शब्द का प्रयोग किया जाता था, आप इसे याद रखेंगे। अब क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में इन्हें काम करते हैं। हालांकि बात करें 2011 से अर्धसैनिक बलों से तात्पर्य हमारे क्या आसाम राइफल्स, भारतीय तटरक्षक बल और विशेष सीमा बल से है। तो 2011 से हमारे क्या है अर्धसैनिक बलों से तात्पर्य क्या है? हमारे 3 है हमारे, कौन-कौन से? आसाम राइफल, भारतीय तटरक्षक बल और विशेष सीमा बल से। अब एक-एक करके इनके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे कौन? आसाम राइफल। आसाम राइफल या एआर की बात करें, तो ये हमारे कहाँ काम करता है? तो 1935 में स्थापित हुआ था आसाम राइफल। क्या 1935 में स्थापित हुआ था आसाम राइफल? आसाम राइफल मतलब एआर सभी अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना माना जाता है कौन-सा? हमारे आसाम राइफल, जो हमारे 1835 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में देखें तो गृह मंत्रालय के अधीन आसाम राइफल की 46 बटालियन है। एआर मतलब आसाम राइफल की कितनी? 46 बटालियन है, किसमें? गृह मंत्रालय के अधीन रह के काम करती है ये, न कि रक्षा मंत्रालय के अधीन। आसाम राइफल का काम क्या है? उग्रवाद का मुकाबला करना और सीमा सुरक्षा अभियान चलाना है, आप इसे याद रखेंगे। ये आसाम राइफल का काम क्या है? उग्रवाद का मुकाबला करना, सीमा सुरक्षा अभियान है वो चलाना है। 2002 से क्या 2002 से वे 1643 किलोमीटर लंबी जो हमारी भारत म्यांमार सीमा है, भारत बर्मा सीमा है, उसकी रक्षा कर रही है। कौन? हमारा आसाम राइफल। और कितनी बटालियन है इसकी? 46 बटालियन है, आप इसे याद रखें। फिर आता भारतीय तटरक्षक बल। कोस्टल गार्ड की बात करें तटरक्षक बल की, तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हमारे 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। तो आप इसे याद रखें, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई? 1978 में। कब की गई? 1978 में। और किसके तहत की गई? ये हमारे तटरक्षक अधिनियम 1978। किसके तहत? तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। कैसे? भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। और ये हमारे क्या है? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। तटरक्षक बल क्या है? हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब तटरक्षक बल की बात करें तो ये हमारे कौन-कौन से कार्य करता है? पहला कार्य आता है हमारे कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय टर्मिनल, इनकी सुरक्षा और संरक्षण करना। क्या? कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय जो हमारे टर्मिनल है, तटों से दूर वाले टर्मिनल है, उनकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना। तो मछुआरे होते हैं जो हमारे क्या महासागरों के अंदर मछलियां पकड़ते हैं, उनका संरक्षण करना। समुद्र में संकट में फंसे जो हमारे मछुआरे हैं, उनकी सहायता करना। हमारे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना, सुरक्षा करना, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम करना और उसमें नियंत्रण स्थापित करना। किसकी? समुद्री प्रदूषण की। तस्करी विरोधी अभियान है, उसमें सीमा सुरक्षा, सीमा शुल्क और अन्य जो अधिकारी इनकी सहायता करना। किसके लिए? तस्करी अभियान होते हैं उनके लिए। जो हमारे क्या तटरक्षक बल ही बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। किसकी? सीमा शुल्क और अन्य अधिकारियों की, ताकि हमारे पानी के माध्यम से तस्करी ना हो पाए। लागू समुद्री कानूनों का प्रवर्तन करना, जो समुद्री कानून लागू हैं हमारे, उनका लागू करना, प्रवर्तन करना कौन करता है? हमारे तटरक्षक बल। अब बात करेंगे हमारे विशेष सीमा बल, जो एसएफएफ की बात करें, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, तो ये अर्धसैनिक बलों में से एक है।
या अर्धसैनिक बलों में से एक है कौन? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका निर्माण हमारे 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि में हुआ था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन कब हुआ? भारत चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब इसका निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? चीनी सीमा क्या? चीनी सीमा के पीछे गुप्त अभियान चलाना था। क्या? चीनी सीमा के पीछे क्या? गुप्त अभियान चलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये बल क्या? भारत की खुफिया एजेंसी क्या? भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी अनुसंधान और विश्लेषण शाखा जो RI है, उसका क्या है? प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारा SSF किसके अंडर काम करता है? ये हमारे भारत की जो बाह्य खुफिया एजेंसी है, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा, जो बाह्य खुफिया एजेंसी की अनुसंधान विश्लेषण शाखा थी, मतलब रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन जो शाखा थी, इसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में काम करता कौन? SFF। अब बात करेंगे हमारे कौन सा अगला आता है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात करें तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पहले अर्धसैनिक बल कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे। पहले क्या इन्हें अर्धसैनिक बल कहा जाता था, लेकिन मार्च 2011, क्या मार्च 2011 से गृह मंत्रालय ने भ्रम से बचने के लिए, भाई इसको क्या कहा जाए, तो इससे भ्रम से बचने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एक समान नामकरण प्रणाली अपनाई और 7 केंद्रीय सशस्त्र बल इसके अंदर शामिल है। मतलब 7 क्या है? केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल को इसके अंदर शामिल कर लिया गया। और इनमें से प्रत्येक बल एक अलग कार्य करता है, अलग-अलग कार्य करता है प्रत्येक बल। और ये सभी क्या? गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। किसके अधीन काम करते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, सातों के सातों। आसाम राइफल की बात करें तो आसाम राइफल इसका एक उल्लेखनीय अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व कौन करता है? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक सेना का अधिकारी करता है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक सेना का अधिकारी करता है। और इन सभी बलों का नेतृत्व क्या? IPS अधिकारी के द्वारा किया जाता है। 7 है, 7 में से एक का तो हमारे नेतृत्व कौन करता है? आसाम राइफल का हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक सेना का अधिकारी, और बाकी का एक IPS अधिकारी के द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है। भारत में अर्धसैनिक बल जो शब्द है, उनको संसद के किसी अधिनियम या अधिकारी के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया कि ये क्या होते हैं। 2011 से भारत सरकार एक अनौपचारिक परिभाषा उपयोग कर रही है। कि 2011 से भारत सरकार क्या है? एक अनौपचारिक परिभाषा का उपयोग कर रही है, जिसके अनुसार अर्धसैनिक बल वो होते हैं। क्या अर्धसैनिक बल क्या होते हैं? अर्धसैनिक बल वो होते हैं जो सैन्य बलों की सहायता करते हैं और जिनका नेतृत्व क्या है? सैन्य अधिकारी करते हैं, न कि IPS अधिकारी। IPS अधिकारी बाकी के 7 का नेतृत्व करते हैं हमारे आसाम राइफल को छोड़ के। जिसमें पहला आता है कौन? हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मतलब केंद्रीय CRPF जिसे कहते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें, CRPF भारत संघ की आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्वोच्च केंद्रीय पुलिस बल है। इसके लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में देखें तो सर्वोच्च केंद्रीय पुलिस बल कौन सा है, तो आपको बताना है रिजर्व फोर्स मतलब CRPF। मूल रूप से देखें हमारे तो 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। इसे कब? 1939 में। और किस रूप में? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसको गठित किया गया था। और ये सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है। बस सबसे पुराना पूछा जाए आपसे केंद्रीय, वो भी केवल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूछा जाए, तब बताना है CRPF। क्यों? क्योंकि 1939 में इसका गठन कर दिया गया था। ये सब क्या हम क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के बल के नाम से जानते हैं। 1936 की बात है तो 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास प्रस्ताव के बाद भारत की उस समय की जो रियासतें थी, उनमें फैली राजनीतिक अशांति और आंदोलनों के स्वरूप क्या जितनी भी हमारी उस समय की रियासतें थी, उसमें क्या राजनीतिक अशांति थी और आंदोलन हो रहे थे, जिनके फलस्वरूप CRPF का गठन किया गया था। आप इसे याद रखेंगे 1936 में। साथ ही क्या शाही नीति के एक भाग के रूप में शाही नीति के एक भाग के रूप में अधिकांश देशी राज्यों में, जितने भी हमारे देशी राज्य थे, उनमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए क्राउन प्रतिनिधि की बढ़ती इच्छा के फलस्वरूप भी इसका गठन हुआ था। इसका क्राउन प्रतिनिधि की बढ़ती इच्छा थी कि ऐसा करना है, इसी वजह से इसका गठन किया जाता CRPF का। आजादी की बात करें तो 28 दिसंबर 1949 को कब? 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा इस बल का नाम बदल के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था, CRPF कर दिया गया था। और इस अधिनियम ने CRPF को एक संघ के CRPF को संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया था। संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया था, जो हमारा अधिनियम था 28 दिसंबर 1949 को आया था। उस समय के जो गृह मंत्री थे हमारे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने क्या नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुसार इसके लिए एक बहुआयामी भूमिका की परिकल्पना की थी। किसके लिए? CRPF के लिए। अब बात करें CRPF की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो CRPF ने रणनीतिक नक्सल विरोधी अभियान कमान मुख्यालय को
कोलकाता से रायपुर स्थानांतरित कर दिया था। आप इसे याद रखें, सीआरपीएफ का जो रणनीतिक नक्सल विरोधी अभियान है, रणनीतिक नक्सल विरोधी अभियान है, इसका कमान पहले मुख्यालय कोलकाता था, वहां से कहाँ चेंज कर दिया, रायपुर को कर दिया गया। और निर्णय क्या, हमारे सुकमा जिले में हुए हमले के मद्देनजर किया गया था। जो सुकमा जिले में एक हमला हुआ था सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, तो उसको मद्देनजर क्या है, इसका मुख्यालय कलकत्ता से हटा के कहा, रायपुर में कर दिया गया, जिसमें हमारे अर्धसैनिक बलों के 37 जवान शहीद हो गए थे। कितने, 37 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्राथमिक मिशन उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना, क्या उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने का प्राथमिक या मेन मिशन है। बात करें, ये बल क्या, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये क्या बल क्या करता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अभियानों में सहायता प्रदान करना, क्या करना, पुलिस अभियानों में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा ये बल क्या है, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में, क्या संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में पुलिस बल के रूप में काम भाग लेता है। क्या किसके रूप में भाग लेता है, पुलिस बल के रूप में भाग लेता है। किसके, हमारे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में पुलिस बल के रूप में ये भाग लेता है। बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ हमारे माओवादी विद्रोहियों से निपटने के लिए, किसके लिए, माओवादी विद्रोहियों से निपटने के लिए कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन, जिसे हम कोबरा फोर्स कहते हैं, कौन सी, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जिसे कोबरा फोर्स करते हैं, नाम से एक विशेष अभियान इकाई का रख रखाव भी करती है। आप इसे याद रखेंगे। और किसके लिए, ये हमारे माओवादी विद्रोही हैं, इनको से निपटने के लिए कोबरा फोर्स बनाई गई है। इस फोर्स की बात करते हैं, इस इकाई का रखरखाव भी हमारे सीआरपीएफ भी करती है। अब बात करते हैं नक्सलियों के द्वारा बार बार सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं उन पे हमला क्यों किया जाता है, इनका क्या कारण है। तो नक्सलियों द्वारा बार बार घात लगाकर हमला करने के क्या क्या कारण है। पहला कारण आता है हमारा मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, इसका पालन न करना। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार देखें तो बल को 4 या 5 के छोटे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। क्या बल है हमारे सीआरपीएफ, तो इसको 4 या 5 के छोटे समूह में विभाजित किया जाना चाहिए, ताकि घात लगाकर हमला होने की स्थिति में कम से कम हताहत, तो मतलब कम से कम हमारे सैनिक क्या शहीद हो। लेकिन 2010 और 2013 में, क्या 2010 और 2013 में दंतेवाड़ा हमले की तहत, क्या दंतेवाड़ा हमलों के तहत जब बड़ी संख्या में जवानों का एक समूह था, मतलब जवान क्या एक ही जगह इकट्ठा थे, तो माओवादी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उन्हें क्या है, उस मामले में वो शहीद हो गए थे। आप इसे याद रखेंगे। समन्वय की कमी, दूसरा कारण आता है समन्वय की कमी, जिसके कारण खुफिया चूक की संभावना रहती है, मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, जिसकी वजह से जो खुफिया चूक है, इंटेलिजेंसी चूक है, वो हमेशा बनी रहती है। तो राज्य और केंद्र की जो एजेंसियां हैं, राज्य और केंद्र की जो एजेंसियां, उनके बीच में समन्वय की कमी देखी जाती है। इसकी वजह से भी क्या है, हमारे सुरक्षा बलों की हताहत होने के कारण होता रहता है। फिर जंगलों में गोरिल्ला युद्ध की बात करें, तो विशेष सुरक्षा विशेषज्ञों ने बार बार ये बात कही है कि सीआरपीएफ के पास में क्या है, माओवादी का मुकाबला करने के लिए न तो पर्याप्त उपकरण है, न ही उनके पास कोई उचित प्रशिक्षण है। दोनों ही चीजें, न तो उपकरण है न ही उचित प्रशिक्षण है। क्यों, क्योंकि माओवादी क्या जंगल और वहां के युद्ध कौशल से भरी भांति परिचित है। किससे, माओवादी क्या हमारे जंगलों में युद्ध लड़ने के लिए क्या अच्छी तरह से उनके पास युद्ध कौशल भी है, और जंगलों में तो वो परफेक्ट भी है। कोबरा बटालियन की बात करें जो हमारे सीआरपीएफ के अंदर आती है, तो कोबरा बटालियन सीआरपीएफ के भीतर एक विशिष्ट बल है, जिसे इस उद्देश्य के लिए कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। और इसकी कितनी, 8 बटालियन बस्तर में तैनात है। कहाँ, बस्तर में तैनात है हमारी कितनी, 8 बटालियन, किसकी, कोबरा की। बात करें खराब अवसंरचना, एक खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो राज्य सरकार माओवादी अभियानों के लिए, राज्य सरकार क्या माओवादी अभियानों के लिए सीआरपीओ को बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराने में विफल रही है। क्या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना उपलब्ध कराने में विफल रही है। सूत्रों की बात देखें तो छत्तीसगढ़ में स्वीकृत जो 425 पुलिस स्टेशन है, उनमें से केवल 403 ही काम करते हैं। 161 के पास तो गाड़ियां भी नहीं है। उसमें से जस्ट 425 पुलिस स्टेशन है हमारे छत्तीसगढ़ में, और उनमें कितने, केवल 403 ही काम करते हैं, बाकी तो जो 22 पुलिस स्टेशन है वो तो खाली पड़े हैं। और बात करें इनकी 403 की, तो 403 में से 161 के पास तो खुद की गाड़ी तक नहीं है। आप ये देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना घटिया स्तर का उस समय उस क्षेत्र में। विदेशी संबंध की बात करें तो लोकसभा में गृह मंत्रालय के जवाब के अनुसार, क्या लोकसभा में गृह मंत्रालय के जवाब के अनुसार नक्सलियों के फिलीपींस, तुर्की, यूरोप में सक्रिय जो माओवादी समूह है उनसे भी संबंध देखे गए हैं। तो हमने सीआरपीएफ देख लिया, अब देखेंगे सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ की बात करते हैं, मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मतलब सीआईएसएफ
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम तुम्हारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 इसके तहत की गई थी, आपसे याद रखेंगे। 4 दशकों के अंतराल के बाद मतलब 4 दशक हो गए इसको बने हुए, सीआईएसएफ कई गुना बढ़ गया है। मतलब पहले तो इसकी सेना में बहुत कम लोग होते थे, लेकिन अब इसकी सेना में बहुत सारे लोग हो गए। सीआईएसएफ क्या करता है, देश की प्रमुख बहुकुशल सुरक्षा एजेंसियों बन गई है। क्या सीआईएसएफ क्या अब वर्तमान में एक बहुकुशल सुरक्षा एजेंसी बन गई है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जो हमारे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिष्ठान है उनको सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। जैसे हमारे एयरपोर्ट होते हैं, बड़े बड़े रिफाइनरियां होती है, या बड़ी बड़ी जो हमारे महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसे दिया गया है, सीआईएसएफ को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को। सीआईएसएफ वर्तमान में हमारे परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, संवेदनशील जो सरकारी भवन है, यहाँ तक कि हमारे विरासत स्मारक, इनको भी सुरक्षा प्रदान करती है कौन, हमारे सीआईएसएफ। हाल ही में देखें तो हाल ही में सीआईएसएफ को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में हमारे क्या, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, हैती जो देश है, तो हैती में संयुक्त राष्ट्र की एक गठित पुलिस इकाई जो एफपीयू है उसकी स्थापना भी शामिल की गई। किसमें, सीआईएसएफ में कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें हमारी नई जिम्मेदारी के अनुसार देखें, हमारे दिल्ली मेट्रो रेल निगम है, वीआईपी लोग आते हैं उनकी सुरक्षा, जैसे बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं उनकी सुरक्षा। आपदा प्रबंधन, हैती में हमारे संयुक्त राष्ट्र की एक गठित पुलिस इकाई जैसे एफपीयू है, इनकी स्थापना के कार्य भी हमारे सीआईएसएफ को दिए गए हैं। सीआईएसएफ क्या हमारे किस प्रकार की सुरक्षा देती है, तो सीआईएसएफ हमारे जेड प्लस, जेड, एक्स और वाई श्रेणी की, कौन कौन सी जेड प्लस, जेड, एक्स और वाई श्रेणियों में वर्गीकृत जो व्यक्ति होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। और सीआईएसएफ का एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसके पास क्या एक विशेष और समर्पित क्या फायर विंग है, आप इसे याद रखेंगे। सीआईएसएफ केवल एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसके पास क्या एक विशेष और समर्पित फायर विंग है। सीआईएसएफ क्या एक क्षतिपूर्ति लागत बल है, क्या क्षतिपूर्ति लागत बल है, कहीं भी क्षति हो जाती है तो इसकी पूर्ति करने के लिए सीआईएसएफ आगे आता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ की। बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ क्या है, भारत का सीमा सुरक्षा बल है, जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। बीएसएफ क्या है, देश की सीमा रक्षक सेना है, और इसे क्या भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहा जाता है। यदि भारत का दूसरे देश विदेशों के साथ युद्ध होता है, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ युद्ध होता है, तो सबसे पहले युद्ध में कौन शामिल होगा, बीएसएफ के सैनिक शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बात करें, ये हमारे किसके अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है। ये हमारे केंद्रीय सरकारी एजेंसी 1965 के, क्या ये हमारी जो केंद्रीय सरकारी एजेंसी है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद से हमारे बीएसएफ की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। आप इसे याद रखें, बीएसएफ की स्थापना कब की गई, 1 दिसंबर 1965 को। ये हमारे क्या एक अर्धसैनिक बल है जिसे शांति काल में भारत की भूमि सीमा की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने का दायित्व सौंपा गया है। जैसे हमारे तस्करी की जाती है या फिर हमारे नशे की चीजें होती है, ड्रग्स है, तो सीमा पार के ड्रग्स की जो सप्लाई की जाती है उसको रोकने में के लिए दायित्व इनको दिया जाता है। तो हमारे क्या अर्धसैनिक बल है जिससे हमारे शांति काल में तो भारत की भूमि रक्षा की सीमा की रक्षा करने में और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने का दायित्व सौंपा जाता है। बात करें इसकी, तो ये हमारे गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, क्या ये हमारे क्या गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी है। आप इसे याद रखें, क्या केंद्रीय सरकारी एजेंसी है और किसके अंडर काम करती है, गृह मंत्रालय के अंडर। ये भारत के की कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है। जितने भी हमारे कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनमें से एक कौन, हमारी बीएसएफ। बात करें इसकी, तो ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये क्या करती है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जो हमारा आईपीएस अधिकारी है वो इनका हेड होता है, आप इसे याद रखेंगे। और वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल कौन, हमारी बीएसएफ है भारत की, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आईटीबीपी, मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बात करेंगे, अगली फोर्स आती है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना हमारे 24 अक्टूबर 1962 को, कब, 24 अक्टूबर 1962 को, 1962 का जो भारत चीन संघर्ष हुआ था उसके बाद की गई थी। भारत चीन संघर्ष या भारत चीन लड़ाई हुई थी 1962 में, उसके बाद से हमारे 24 अक्टूबर 1962 को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की स्थापना की गई थी। इसका गठन हमारे सीआरपीएफ अधिनियम के तहत ही किया गया। किसके अधीन, सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। वर्तमान में देखिए तो आईटीबीपी
या लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेके अरुणाचल प्रदेश के जालेपला, क्या है हमारे 2 जगह है कौन-कौन से? लद्दाख में तो काराकोरम दर्रा है, वहाँ से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश के जालेपला दर्रा है, वहाँ तक 3488 किलोमीटर लंबी, कितनी? 3488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। किसके लिए? भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है कौन? हमारे आईटीबीपी। और हमारे भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में क्या? भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊंचाई पे स्थित जो हमारी सीमा चौकियां हैं, वहां पे भी हमारे आईटीबीपी के सैनिक तैनात है। आईटीबीपीएफ की बात करें तो आईटीबीपीएफ एक विशेष पर्वतीय बल होता है। आईटीबीपीएफ क्या हमारे विशेष पर्वतीय बल होता है आईटीबीपी के अंदर, और इसके अधिकांश अधिकारी और जवान के पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होते हैं किसके लिए? स्कीयर के लिए और पर्वतारोही के लिए क्या इससे विशेष रूप से ट्रेंड होते हैं। आपसे याद रखेंगे आईटीबीपीएफ के जब जवान होते हैं, ये आईटीबीपी के अंदर एक विशेष बल होता है। बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, तो प्राकृतिक आपदाओं के समय प्राथमिक प्रतिक्रिया देने वाली संस्था, क्या आप प्राकृतिक आपदाओं के समय प्राथमिक प्रतिक्रिया देने वाली संस्था होने के नाते आईटीबीपीएफ क्या देश भर में कई बचाव और राहत अभियान चला रही है। क्या कई बचाव और राहत अभियान चला रही है, और यह सीमा उल्लंघनों का पता लगाती है और उन्हें रोकती है। ये क्या करती है? सीमा उल्लंघनों का पता लगाती है और उन्हें रोकने का काम करती है। बात करें इसकी, तो यह बल क्या अवैध अप्रवासन, सीमा पर तस्करी, इन सब पे भी नजर रखता है। किसके लिए? अवैध अप्रवासन और हमारे क्या सीमा पर तस्करी, उन पे भी नजर रखता है। जैसे हमारे कोसोवो, सियरा लियोन, हैती, पश्चिमी सहारा, बोस्निया हर्जेगोविना, अफगानिस्तान, सूडान, इनमें जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान थे उनमें भी तैनात किया गया है। आपसे याद रखेंगे। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी की बात करें, किसकी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या फिर एनएसजी की बात करें, तो इसकी स्थापना हमारे 22 सितंबर 1986 को की गई थी। कब? 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? एनएसजी की। 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए क्या एनएसजी की बात करें तो आतंकवाद की बात सबसे आगे आता है इस मामले एनएसजी के मामले में। आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए अत्यधिक प्रेरित और विशेष रूप से सुसज्जित, क्या अत्यधिक रूप से प्रेरित और विशेष रूप से सुसज्जित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों से युक्त, क्या अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों से युक्त एक संघीय आकस्मिक बल बनाने का निर्णय लिया था। क्या एक संघीय आकस्मिक बल बनाने का निर्णय लिया था कब? 1984 में। जून 1984 में एनएसजी के जो महानिदेशक और अन्य आवश्यक तत्वों से युक्त एक केंद्रीय बल को मंजूरी दे दी गई थी। कब? 1984 में। तो क्या एनएसजी के एक महानिदेशक तो होगा ही होगा, साथ में अन्य आवश्यक तत्व उनको भी केंद्रीय दल को मंजूरी दे दी गई थी और बल के गठन के लिए आवश्यक कदम उठा लिए गए थे। कब? 1984 में, वो भी कब? जून में। बात करें संगठन की, तो इस संगठन के गठन के लिए एक विशेष विधेयक अगस्त 1986 में संसद में पेश किया गया था। इसे हमारे 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। कब? 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी और एनएसजी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड औपचारिक रूप से इसी तारीख से अस्तित्व में आ गया था। कब? हमारे 22 सितंबर 1986 को। बात करें एनएसजी की, तो एनएसजी एक संघीय आकस्मिक विश्व स्तरीय शून्य त्रुटि बल है। शून्य त्रुटि बल मतलब ऐसा बल जिससे शून्य गलती होगी, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हमारे एनएसजी क्या है? एक संघीय आकस्मिक विश्व स्तरीय शून्य त्रुटि बल है, जो हमारे आतंकवाद विरोधी गतिविधियां होती है उनके सभी रूपों से निपटने के लिए बनाया गया है। किसके लिए? आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के जितने भी रूप है उनसे निपटने के लिए इसको बनाया गया है। एनएसजी क्या एक विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित बल होता है। एनएसजी क्या होता है? एक विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित बल होता है, जो हमारे विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम है। क्या? जो हमारे विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है, और इसलिए क्या है इसका उपयोग हमारे केवल असाधारण परिस्थितियों में, क्या केवल असाधारण परिस्थितियों में गंभीर आतंकवादी जो कृत्य होते हैं उनको विफल करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? कहाँ मेन चीज आती है हमारी? असाधारण परिस्थितियां। मेन शब्द क्या है? असाधारण परिस्थितियों में, और वो भी गंभीर आतंकवादी कृत्य हैं उनको विफल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बात करें गठन की, तो इसका गठन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि राज्यों को किसी भी प्रकार के आंतरिक अशांति का सामना न करना पड़े, कि राज्यों को क्या किसी भी प्रकार के आंतरिक अशांति का सामना न करना पड़े, तो इसलिए इसका गठन किया गया था। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसकी? 26/11 मतलब 26 नवंबर का जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था उसको रोकने में भी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। अगले बल आता है हमारा कौन सा? सशस्त्र सीमा बल, जिसे एसएसबी कहते हैं। तो 1962 में चीन के साथ जो संघर्ष हुआ था, क्या 1962 में चीन के साथ जो संघर्ष हुआ था उसके बाद ये महसूस किया गया कि देश की सीमाओं की रक्षा केवल राइफलों के
बल पर नहीं की जा सकती। क्या राइफलों के बल पे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती? इसी वजह से हमारे सशस्त्र सीमा बल की स्थापना मार्च 1963 में कर दी गई थी। कब? मार्च 1963 में हमारे सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कर दी गई थी। और वो हमारे भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करते हैं। किसकी? भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करते हैं। वैसे तो दोनों के दोनों हमारे मित्र राष्ट्र है, लेकिन फिर भी हमारे जो हमारी इंसर्जेंसियां हैं या फिर जो आतंकवादी है, या बहुत सारी जो नकली नोटों के ग्रुप है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी सीमाओं से होकर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए मतलब भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया। कब? 1963 में मार्च में। चुनाव के दौरान हमारे मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया गया था। किसके? एसएसबी के जवानों को। इनके कार्यक्षेत्र में कितने? 15 राज्य काम करते हैं। इनके कार्यक्षेत्र में 15 राज्य काम करते हैं। इसके लिए क्या? प्रतिबद्ध सीमावर्ती आबादी के समर्थन। इसके लिए क्या? प्रतिबद्ध हमारे सीमावर्ती आबादी के समर्थन और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा देखें तो इलाकों की गहरी समझ, साथ ही सीमावर्ती आबादी की संस्कृति, लोकाचार की जानकारी भी इसके लिए आवश्यक है। तो बात करें हमारे जो सशस्त्र सीमावर्ती बल है, इनके लिए जो कुछ चीजें तय की जाती है वो क्या है? पहला है हमारे जो हमारे प्रतिबद्ध सीमावर्ती आबादी के समर्थन, जहां पे इनको लगाया गया है जो आबादी इनका समर्थन करे। तो दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहीं के लोगों को वहां लगाना है। दूसरे लोगों को लगाएंगे तो उनका विरोध हो सकता है। तो इसके लिए क्या? उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा इलाके की उनके पास समझ होनी चाहिए जहाँ उनको लगाया जा रहा है। साथ ही साथ क्या? सीमावर्ती आबादी की संस्कृति, ये जो सीमावर्ती आबादी है जहाँ पे उनको लगाया जा रहा है, उनकी संस्कृति और लोकाचार की जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। इसलिए क्या? एक अद्वितीय, अपरंपरागत लेकिन विशिष्ट संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस है। हमारे दूरस्थ, संवेदनशील, रणनीतिक, दुर्गम, जलवायु और हमारे स्थलाकृति की दृष्टि से कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी काम कर सके, और कई राज्यों में सीमावर्ती आबादी को हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के रक्षा के उद्देश्य के लिए प्रेरित करे। क्या? हमारे राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से प्रेरित करे। इसी प्रकार के देखो विशेष सेवा ब्यूरो, जो अब क्या हमारे सशस्त्र सीमा बल है। क्या? सशस्त्र सीमा बल है। कौन सा? विशेष सेवा ब्यूरो। इसकी परिकल्पना 1962 में कब? नवंबर में की गई थी, और अंततः 1963 में 19 मार्च में इसका गठन कर दिया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या? युद्ध की स्थिति से क्या? युद्ध की स्थिति में पीछे रहने की भूमिका निभाने के लिए, दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण सुरक्षा तत्परता प्राप्त करना है। तो सशस्त्र सीमा बल के बारे में हमने देख लिया। अब आता है आसाम राइफल्स की। तो आसाम राइफल्स की स्थापना 1985 में 1835 में की गई थी, और इसे सभी अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना और 6 केंद्रीय जो हमारे सशस्त्र बल है सीएपीएफ में से एक माना जाता है। बात करें इस बल की तो थोड़ी जानकारी तो हमने पहले ही ले ली थी, और जानकारी ले लेते हैं। और ये बल का बात करें आसाम राइफल, ये बल हमारे उत्तर पूर्वी भारत में आतंकवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों को संभालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बल क्या? हमारे उत्तर पूर्वी भारत में आतंकवाद विरोधी जो हमारे अभियान है और सीमा सुरक्षा अभियान है, उनको संभालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आसाम राइफल 2002 से 1643 किलोमीटर लंबी जो भारत म्यांमार सीमा है उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। बात करें इसकी तो ये दोहरी नियंत्रण संरचना वाली एकमात्र अर्धसैनिक बल है जो दोनों काम करते हैं, आतंकवाद को भी रोकने का काम करते हैं, साथ ही साथ सीमा सुरक्षा के भी काम करते हैं। और इसे अक्सर पहाड़ी लोगों के मित्र, पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र या फिर पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जाना जाता है आसाम राइफल्स को। ये क्या क्या कहा जाता है इन्हें? पहाड़ी लोगों का मित्र भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर लोगों के मित्र भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर के प्रहरी भी कहा जाता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक सेना का अधिकारी करता है, और वर्तमान में ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। बात करें आसाम राइफल की तो आसाम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण हमारे गृह मंत्रालय के पास होता है, जबकि हमारे परिचालन नियंत्रण किसके पास होता है? रक्षा मंत्रालय के पास। तो दोनों काम होते हैं इसमें। कौन कौन से? हमारे आतंकवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियान। तो परिचालन नियंत्रण तो हमारे रक्षा मंत्रालय के पास, और प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? गृह मंत्रालय के पास होता है आसाम राइफल्स का। बात करें आजादी की तो आजादी से पहले और बाद में, भारत में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला अर्धसैनिक बल बना कौन? हमारे आसाम राइफल्स। आजादी के बाद की बात करें, स्वतंत्रता के बाद से इसे 188 सेना पदकों के अलावा 120 शौर्य चक्र, 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 4 अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका। किसको? आसाम राइफल्स के सैनिकों को। अब बात करें कौन-कौन से, तो ये बात कर रहे हैं कि आजादी से पहले और आजादी से बाद में, तो एकमात्र ऐसा जो सैनिक बल है जिन्हें बहुत सारे पदक मिले हैं। और बात करें कौन-कौन से, तो आजादी के बाद से इसे 188 तो सेना पदक, 120 शौर्य पदक, 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र
और 4 अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। आसाम राइफल्स अधिनियम 2006 और नियम 2010 इसे क्या वैधानिक दर्जा, शक्तियां, कार्य, भूमिकाएं, संचालन ये सब प्रदान करता कौन? हमारे आसाम राइफल्स अधिनियम 2006 और नियम 2010। बात करें इनके कार्यों की और इनकी भूमिका की, तो सेना के नियंत्रण में उत्तर पूर्व और अन्य आवश्यक समझे जाने वाले जो क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्व और अन्य आवश्यक समझे जाने वाले जो क्षेत्र है उनमें आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना इसका मुख्य कार्य है। शांति और छद्म युद्ध के दौरान, शांति और छद्म युद्ध के दौरान हमारे भारत चीन और भारत म्यांमार की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का काम यही करते हैं। युद्ध के दौरान टीबीए में पिछले क्षेत्रों की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम भी यही करते हैं। मतलब जब हमारे युद्ध हो जाते हैं तो युद्ध के दौरान हमारे पिछले क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए, सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा करने का काम भी हमारे आसाम राइफल्स ही करते हैं। सेना तो युद्ध लड़ती है, लेकिन जो टीबीए क्षेत्र हैं तो उनमें पीछे वाले क्षेत्रों की सुरक्षा करने का काम हमारे आसाम राइफल्स का ही होता है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सेना के नियंत्रण में केंद्र सरकार की अंतिम हस्तक्षेपकारी शक्ति के रूप में काम करना। क्या? अंतिम हस्तक्षेपकारी जो शक्ति है केंद्र सरकार की, उसके रूप में भी हमारे आसाम राइफल्स काम करती है। कब के? हमारे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में। जब स्थिति क्या केंद्रीय अर्धसैनिक अभियानों के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब हमारे आसाम राइफल्स सामने आती है। युद्ध के समय की बात करें तो युद्ध के समय आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग क्या है? पिछले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लड़ाकू बल के रूप में भी काम किया जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करें कौन-कौन से अन्य बल है। अन्य बलों में देखें जैसे हमारे रेलवे सुरक्षा बल है, जैसे आरपीएफ की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या? रेलवे में जो यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? हमारे आरपीएफ करता है। और ये हमारे रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये हमारे क्या रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। वे हमारे रेल यात्रियों, स्टेशन क्षेत्र, रेलवे संपत्ति की रक्षा करते हैं। क्या? रेलवे यात्रियों, रेलवे स्टेशन और संपत्ति की जो रेलवे संपत्ति है उसकी रक्षा करते हैं। ये हमारा ट्रेनों, रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्र से क्या? ट्रेनों, रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्र से अपराधियों और असामाजिक तत्व है उनका ध्यान रखते हैं। और ये संघ का एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल है जिसके पास अपराधियों को गिरफ्तार करने, उनकी जांच करने और उन पर क्या मुकदमा चलाने की शक्ति है, और किसी के पास भी नहीं है। अगला हमारा बल आता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। क्या? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसकी बात करें एनडीआरएफ की तो भारत में ने क्या हमारे ओडिशा महाचक्रवात जो 1999 हुआ था, गुजरात भूकंप जो हमारे 2001 में, और हिंद महासागर की सुनामी आई थी 2004 में, जैसे जो हमारे भीषण प्राकृतिक आपदाएं आई थी तो इनका सामना किया था किसने? भारत ने। और इन घटनाओं की श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने क्या? इन घटनाओं की श्रृंखला और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, इन्होंने एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता को उजागर किया था कि हमारे पास एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। और इसी के फलस्वरूप क्या हमारे 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। तब 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। और आपदा प्रबंधन अधिनियम ने हमारे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा या प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के गठन के लिए वैधानिक प्रावधान किए थे। ये जो हमारा 2005 का अधिनियम है, इस अधिनियम ने क्या किया? प्राकृतिक हो या मानव निर्मित आपदा दोनों ही हो सकती है, उनके लिए विशेष प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के गठन के लिए वैधानिक प्रावधान किए थे। उसी के अनुसार देखें तो 2006 में एनडीआरएफ का गठन 8 बटालियन के साथ किया गया था। कितने? 8 बटालियन के साथ हमारे एनडीआरएफ का गठन किया गया था। वर्तमान में देखें तो एनडीआरएफ में 12 बटालियन काम करती है, और सब के सब हमारे गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। क्या? सब के सब हमारे गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। बात करें इसकी तो इसमें विभिन्न सीएपीएफ के प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाता है। सीएपीएफ के जो हमारे डेपुटेशन की प्रतिनियुक्ति पर आए जो व्यक्ति होते हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है। साथ ही हमारे सशस्त्र बलों के उन शारीरिक रूप से स्वस्थ सदस्यों को भी पुनः नियोजित किया जाता है जो पहले सशस्त्र बलों में थे, लेकिन क्या अब वो एनडीआरएफ के अंदर काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी शामिल किया जाता है। जो हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रिजर्व देवता के अंतर्गत है, मतलब अभी भी उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो देश की रक्षा कर सकते हैं, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। बात करें इनकी भूमिका की, ये कौन सी भूमिका अदा करते हैं? तो आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया देना, प्रशिक्षण, अपने स्वयं के प्रशिक्षण और कौशल को प्राप्त करना और निरंतर अद्यतन करना, उनको निरंतर अपडेट करना भी उनका काम होता है। जो हमारा ट्रेनिंग और स्किल है जो उन्होंने प्राप्त की है, तो उसको क्या निरंतर अपडेट करना। संपर्क, टोही, पूर्वाभ्यास और मॉक ड्रिल करना। जो हमारे सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना। क्या? हमारे सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना। आसन्न
जो आपदा की स्थिति है उसमें तत्काल तैनाती करना, मतलब अचानक आपदा आ जाए तो उस मामले में क्या तुरंत तैनाती करना इनका भूमिका होती है, मतलब कार्य होता है। राज्य प्रतिक्रिया के लिए बुनियादी और परिचालन स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना, क्या राज्य प्रतिक्रिया के लिए क्या बुनियादी और परिचालन स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना। बात करें देश भर में जन जागरूकता अभियान आयोजित करना, तो ये हमारे क्या है एनडीआरएफ जो है उनका मुख्य कार्य है। अब हम बात करेंगे आखिरी आखिरी हमारा कौन सा विशेष सुरक्षा समूह जिसे एसपीजी भी कहा जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो प्रधानमंत्री जो हमारे इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी 1984 में, तो उनकी बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सरकार ने एक समर्पित बल गठित करने की आवश्यकता महसूस की थी कि मतलब एक ऐसा बल का गठन किया जाएगा जो इसी कार्य के लिए समर्पित रहेगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या है या फिर उसकी जिम्मेदारी देखें तो भारत के वर्तमान पूर्व प्रधानमंत्री उनकी तत्काल उनके क्या है तत्काल परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करना क्या है हमारे एसपीजी या विशेष सुरक्षा समूह का जिम्मेदारी है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री हो या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उनका और उनके परिवार की क्या उस समय के जो परिवार है उनके सदस्यों की सुरक्षा करना हमारा एसपीजी का काम होता है। इसी प्रकार 1988 में एसपीजी की स्थापना होती है, किसकी 1988 में एसपीजी की स्थापना हुई। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी जैसा कि इसे जाना जाता है एक प्रशिक्षित संगठन है जो भारत में वीआईपी को निकट सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब बहुत पर्सनली रक्षा करने का काम करता है, किसकी हमारे वीआईपी लोगों की। तो कैबिनेट सचिवालय के अधीन विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी को भी सीएपीएफ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किसके अंतर्गत किया गया है सीएपीएफ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हमारे कैबिनेट सचिवालय के नियंत्रण में काम करता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने विशेष सुरक्षा बल एजेंसियां और उनके जनादेश मतलब मैंडेट के बारे में काफी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।